हेलो वेलकम टू ज़रा हटके। आज फ्राइडे, वैसे तो कॉलिंस डे होता है और होगा भी, लेकिन शुरू में सिर्फ एक आध दो ख़बरें आपसे शेयर करनी हैं। एक तो ये कि माजी की मशहूर अदाकारा रूही बानो आज तुर्की में इंतकाल कर गई। 70 और 80 की दिहाई में शायद इतनी मशहूर कोई पाकिस्तान की एक्ट्रेस नहीं हुई जिसने फ़िल्मों में, ड्रामों में और स्टेज पर अपना लोहा मनवाया हो। वो भारत के मुमताज़ तबला नवाज़ उस्ताद अल्लाह रखा की साहबजादी थी और 70 और 80 की दिहाई में उनकी एक्टिंग पर उन्हें सदारती अवार्ड भी मिला। उन्होंने जो एक्टिंग के दीगर अवार्ड्स थे वो भी हासिल किए। उनके जो ड्रामे हैं किला कहानी, जर्द गुलाब, हैरत कदा, दरवाज़ा और किरण कहानी, वो आज भी जो लोग फॉलो करते रहे हैं ख़ुसूसन 80 की दिहाई में ड्रामों को, उसको आज भी मास्टरपीस मानते हैं। उनकी एक्टिंग जो है उसके गर्विदा थे बहुत से लोग। फिर अचानक 90 की दिहाई के शुरू में ये गायब हो गई पर्दा स्क्रीन से। बाद में ख़बर आई कि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ मसाइल आए हैं और फिर अचानक पता लगा कि वो एक दिमागी कैफियत का शिकार हो गई हैं, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। जी, बहुत ही ज़हनी बीमारी है कि आपको ये नहीं पता लगता कि रियलिटी क्या है और आपके ख्याल क्या है। कि जैसे आप उन लोगों से भी बात कर रहे होंगे जो मौके पर मौजूद नहीं है, या आप समझ रहे होंगे कि ये बंदा मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है और आप कन्विंस्ड होंगे। और ये एक ऐसी बीमारी नहीं है कि सिर्फ थेरेपी से इसका इलाज हो, इसकी बाकायदा मेडिकेशन होती है। कुछ लोग रिकवर कर जाते हैं, लेकिन फिर लाइफ लॉन्ग इसको मैनेज करना होता है। बहुत ख़तरनाक है। एक और जो इनको सदमा लगा था वो उनके बेटे अली की का कत्ल था जो 2005 में हुआ। और अगर में से वो कभी रिकवर नहीं, उससे फिर जाहिर है वो बिल्कुल ही टूट गई। और जो उनकी एक्टिंग का ज़माना वो था कि जब कहा यह जाता था कि जब ड्रामे उनके चलते थे तो सड़कें सुनसान हो जाती थी। बिल्कुल ये सही। और लोग जो है वो घरों में बैठकर उनके ड्रामे देखा करते थे। उनके बारे में भी फैसला नहीं हुआ कि उनकी डेड बॉडी, उनकी जो बहन है वहाँ रूबीना, वो ये उन्होंने कहा है अभी हमने फैसला नहीं किया है कि इसको पाकिस्तान लाया जाएगा या वहीं उनको दफनाया जाएगा। बहरहाल ग्रेट टैलेंट एंड अ ग्रेट ट्रेजेडी। और रूही बानो जाहिर है पाकिस्तान टेलीविज़न की जब भी तारीख लिखी जाएगी तो ज़रूर। अच्छा, एक और जल्दी से कॉल देने से पहले, एंड आई एम सॉरी टू मेक यू होल्ड, एक और मैं ख़बर बता दूं। आपको पता है कि सोशल मीडिया में फ़ेक न्यूज़ ऐसे घुलती है जैसे चाय में चीनी। बिल्कुल। और ये भी एक फ़ेक न्यूज़ है क्योंकि ये चाय नहीं है, ये कॉफ़ी है। बहरहाल समझ गए होंगे आप। सानिया साहिवाल के बाद एक और फेक न्यूज़ मंजर आम पर आई है। बहुत सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये शेयर की जा रही है। आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर। दो खबरों को जोड़ा गया है। साहिवाल के पुलिस अफसर, नवीद नाम है उसका, वो इल्ज़ाम लगाने हैं कि जी साहिवाल पुलिस में बड़े माफिए हैं, बड़ी करप्शन होती है और काफ़ी लंबी बातचीत हो रही है। उसके साथ एक तस्वीर लगाई हुई है, एक इंसान वो रोड पर गिरा हुआ है और उसको कत्ल किया गया है। और ये पिछले 2-3 दिनों में ये चीज़ सर्कुलेट हो रही है और ये तसव्वुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये वही पुलिस वाले हैं और इनको कत्ल किया गया है क्योंकि सानिया साहिवाल के बाद इन्होंने पुलिस को या वहाँ के निज़ाम को एक्सपोज किया है। ऐसा नहीं है। अगर आप सर्च करें और आप देखेंगे कि ये जो वीडियो है जो लेफ्ट पे चल रही है, ये पहले अपलोड हुई थी 16 फरवरी 2018 को। मतलब या तो इस दिन पर अपलोड हुई है या इससे पहले अपलोड हुई है, तो तकरीबन 1 साल इस वाक़ये को हो गया है। जहाँ तक वो डेड बॉडी की बात है, जो लाश आपको मिल रही है, खबर बिल्कुल सही है। ये खबर है 21 जनवरी की, बस कुछ दिन पहले की है। और यह है पाकपतन की कचहरी में 3 लोगों को कत्ल किया गया था। 2 कत्ल के केस में हाजिर हुए थे और एक लीगल क्लर्क था। इन दो चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे, और बिल्कुल आपको नहीं माननी चाहिए तस्दीक के बगैर, तो आप नवीद भाई से खुद ही सुन लें। सुनिए जी। सानिया साहिवाल जरा 3-4 दिन पहले इत्थे सानिया होया है जनाब साहिवाल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ मेरी आईडी, मेरी वीडियोज़ और मेरिया वर्दी वाली तस्वीरां ਨੂੰ कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरी चशमदीद गवाह ऊपर लिख के भेज रहे हैं। जदों कि मैं ना दे
ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਮਾਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਵਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੀਆ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਆਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मेरी जड़ी वीडियोस वगैरह मिसयूज ना करो, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी आपने सुन लिया, मोहतात रहिए। अच्छा अब हम अपने कॉलर की तरफ चलते हैं। सुल्तान जफर साहब हैं टोरंटो कनाडा से। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिल्कुल सुल्तान साहब की थोड़ी आवाज़ बढ़ा देंगे, कम आ रही है। जी सर फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया मेरी कॉल लेने का। और मैं क्विकली 2-3 चीज़ें हैं मैं प्रॉब्लम तो नहीं मैं पॉइंट आउट करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनकी सोल्यूशन जो है वो तजवीज़ कर सको अपने बैरून मुल्क रहने के तजुर्बे की बुनियाद पे। ओके। तो हमारी नई हुकूमत ने अभी तक बहुत वादे किए थे, उनमें से तक कुछ नहीं किया। शायद तो उन तक किसी की आवाज़ पहुंच जाए। मसलन एक अदालती निज़ाम है तो इसमें तारीखों पर तारीखें पड़ती हैं और 50-50 साल गुजर जाते हैं। यहाँ का सिस्टम ये है कि वो बजाय तारीखें देने के एक टाइम स्लॉट अलॉट कर देते हैं कि जी आपका केस है, आप 10 महीने 1 साल तैयारी करें और उसके बाद ये डेली चलेगा अगले 30 दिन या 40 दिन नैयत के हिसाब से। तो इस तरह का अगर सिस्टम हो जाए। दूसरी बात सबसे बड़ा मसला हुकूमत का है डॉलर की चोरी, कि डॉलर बाहर चला जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में मार्केट में आम दुकानों पर डॉलर अवेलेबल क्यों है। अमेरिका में तो पाकिस्तानी रुपया अवेलेबल नहीं है। तो ये सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन हो, एयरपोर्ट पे आप करेंसी एक्सचेंज करें और आम मार्केट में बिल्कुल डॉलर जो है वो दस्तयाब होना ही नहीं चाहिए ताकि हुकूमत के पास बैंक के जरिए बाहर से पैसे आए, वही अदायगियां करे। पाकिस्तान का सिक्का राइज रुपया है, पाकिस्तान में सिर्फ रुपया ही इस्तेमाल। सुल्तान साहब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि डॉलर क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी है, वो हर जगह वो है, इसलिए वो मिलता है। और डॉलर इस तरह जिस तरह बाहर जाने का मकसद ये नहीं होता। फ्लाइट ऑफ कैपिटल का मतलब और भी होता है कि बहुत सी कंपनीज जो यहाँ बिज़नेस कर रही हैं वो अपना कैपिटल बाहर लेकर के जाती है और उनको इजाज़त होती है बाय लॉ कि वो ये कर सकें। ये बिल्कुल देखिए अगर हम सुपर पावर होते और अमेरिका हमारी जगह होता, हम अमेरिका की जगह होते तो फिर ऐसा उल्टा होता कि अमेरिका में रुपए मिल रहे होते, पाकिस्तान में डॉलर नहीं मिल रहे होते। लेकिन हकीकत भी एक चीज़ है, उसको हमें हमेशा तस्लीम ही करना चाहिए। जहाँ तक आपने अदालतों की बात की, आई 100% एग्री विद यू। इनफैक्ट मैं आपसे 2 हाथ आगे भी जा सकता हूँ इसके ऊपर। बिल्कुल चीफ जस्टिस खोसा साहब ने भी अपनी ओपनिंग एड्रेस में इस बात पर फोकस किया है कि जी 19 लाख केस पेंडिंग है पूरे आपकी जुडिशरी में, इसके बारे में कुछ करना होगा और मुझे उम्मीद है कि वो करेंगे। जनाब डॉक्टर शफात बुखारी साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आपने बड़े सीरियस और सैड नोट पे अपने प्रोग्राम का आगाज किया है, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है। जी प्लीज। मेरी एज कोई 60 साल से ज्यादा है और मैं बिल्कुल फारिगुल बाल हूँ, आई मीन लिटरल सेंस में। मेरे सर पे कोई बाल नहीं है जी। और मैंने कर्जा लिया था हाउस बिल्डिंग लोन गवर्नमेंट से। वो थोड़े से पैसे बच गए हैं मेरे पास। मैंने एक अंडरटेकिंग दी थी कि इस कर्जे से मैं अपना घर मुरम्मत कराऊंगा। सही। अब मेरा जी चाह रहा है कि मैं विग लगवा लूं। अगर मैं विग लगवा लेता हूँ उन बचे हुए कर्जे के पैसों में से, तो क्या मैं सादिक और अमीन रहूंगा? सर देखिए एक तरह से आप अपने घर की मरम्मत कर रहे हैं ना, मतलब आप अपनी नई छत लगा रहे हैं, तो इसमें तो कोई मसला नहीं। हाँ लेंटर आप कहीं भी डलवा दें, बहुत ज़ाहिर है पुराना तो आपका डला हुआ ही होगा, तो ये सर का लेंटर जो है डलवा दें। लेकिन मैं आपका यार अगर वसत होता तो उसकी राय में लेता है इसकी, ये जायज़ है। ये क्या कर रहा हूं, मतलब यार क्या मतलब है? मैंने क्या, क्योंकि वो मतलब ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसलिए मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ आप क्या समझना चाहते हैं? आप क्या समझ रहे हैं? आप गलत समझ रहे हैं, ये गलत समझ रहा है। इसी बात पर एक ब्रेक ले लेते हैं।
वेलकम बैक जी। और अभी ब्रेक से पहले सुल्तान जफर साहब ने कुछ निज़ाम अदल के बारे में बातें की थी और हम यही कह रहे थे कि अब बड़े मसले मसाइल हैं और आप किस्मत का खेल देखें कि अभी खालिद फारूक साहब साबिक आईजी और पंजाब और साबिक नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा ने सोशल मीडिया पर अभी ये वीडियो पोस्ट की है, मैं आपको ऐसे ही दिखा सकता हूँ, जिसमें वकला बैंकिंग कोर्ट के जज को बाकायदा पीट रहे हैं। ये आप अगर इस पर थोड़ा सा आप जूम कर सकें तो ये आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छा निज़ाम चल रहा है हमारा। तो जब तक इन पर कुछ नहीं आप कर सकते तो सर निज़ाम ऐसा ही चलता रहेगा। बहरहाल अगले कॉलर की जानिब चलते हैं। नजीब रहमान साहब हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम नजीब साहब। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से आप? अल्लाह करम सर आज मैं अंधेरे में बैठा हुआ आपकी सुन रहा हूँ, आप सामने पता नहीं कौन है कौन नहीं है। बस आपको ये बताना था कि आपने सही कहा वकला के लिए, पर उसको थोड़ा सा उनके लिए कह दूं और फिर उसके बाद मैं सेनेट की कार्रवाई जो है वो बताऊं मैं आपको। हमारे साथ खालिद अनवर साहब हमारे मुखालिफ वकील थे जेल से, और वो 26 जून से लेकर 2018 से दरखास्त मुसलसल देते रहे मैं बीमार हूँ, और जस्टिस पुराने साकिब निसार साहब उनके शागिर्द थे। उनकी वजह से जो हमारे जो केस जो है ना डिले होता गया। वो जो आप अभी बात कर रहे थे वो सिर्फ यही वजह बिल्कुल कि वो खालिद अनवर के थे, उनसे आज तक उनका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगा। बस वो यही कहते रहे कि जी मैं बीमार हूँ, दरखास्त आ जाती। और हमारे बंदे पता नहीं कितने अल्लाह को प्यारे हो गए, आखिर उन्होंने हमारा काम नहीं किया। अब आता हूँ मैं सेनेट की कार्रवाई की तरफ के, जो आपको मैंने बता रहा था 15 तारीख को जी, उसमें सेनेटर रुबीना कायम खानी जी जो आईटी की सेनेट की वो है आईटी की चेयरमैन, उन्होंने वो बुलाया। उसमें अपने मिनिस्टर कम्युनिकेशन खालिद मकबूल साहब भी आ गए थे, सब आ गए। उन्होंने कहा कि हमने समरी बना के भेज दी है और इंशाल्लाह जल्दी काम हो जाएगा। पर हमें लगता नहीं है, क्योंकि इस टाइम हम वो एक था ना अंग्रेजों के दौर से ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बन चुकी है। ये हमें लारे लपे दे रहे हैं और इंशाल्लाह अब यही कोशिश कर रहे हैं कि अब आखिरी मकाम हम इस्लामाबाद जाके मार्च या आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद धरना दे के बैठेंगे और इनके साथ बैठेंगे। अब देखते हैं, हमारे साथ ये 12 सेनेटर जिन्होंने वादा किया है कि हमारे अब यही सोचा है कि अब हम वहाँ जाके बैठेंगे। लारे लपे दे रहे हैं और हमारे 45,000 में से 4,000 अफराद मर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है नजीब साहब। और लेकिन ज़रूर अगर हुकूमत ने आपको कुछ अश्योरेंस दी है, जैसे वो कह रहे हैं सेनेट में, तो लेट्स होप कि कुछ लेकिन वो कहते हैं ना पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। तो जब ये बैठेंगे तो फिर देखते हैं इनके साथ कौन बैठते हैं, ये सवाल। अच्छा, अयाज अली साहब हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ज़ैदी साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। ज़रा साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी सर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो बड़ी खुशी हुई कि आपसे लाइव बात कर रहा हूँ, काफी अरसे से मैं ट्राई कर रहा था मगर आज लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा छोटा सा एक सवाल समझे, उलझन समझे जी। ये जी हमें तो मसाइल बहुत है, पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं, सबको तो हम नहीं फेस कर सकते, मगर हमारे जो सुबह सिंध के नौजवान हैं उनको खास तौर पर एक बड़ा मसला है, वो है स्पोर्ट का। स्पोर्ट्स में हमारे नौजवान बच्चे, उनको कभी भी टाइम नहीं मिलता या चांस नहीं मिलता क्रिकेट में। तो इस वजह से मैं पूछ रहा था कि कोई इसमें सजेशन है, क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि नेशनल लेवल पे हमारे नौजवान आगे आए और ये बेकार चीजों से भागे, क्योंकि बेरोजगारी तो 80% से भी ज्यादा है सुबह सिंध में। जी यही मसला है। अच्छा अयाज भाई, मैं क्योंकि अभी हम लोग गया था नोडेरो और लाड़काना के पास और फिर सखर में भी मैंने देखा कि उन्होंने खासे बड़े अब ग्राउंड बना रहे हैं, अभी बने नहीं हैं। अच्छा। लेकिन वो खासा बड़ा उन्होंने कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है। आई होप कि वहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी शुरू हो। वैसे तो यूनिवर्सिटी लेवल तक तो सिंध में खासी अब खेली जाती है, लेकिन आपकी बात ठीक है, जो प्रोफेशनल लेवल है वहाँ पर आकर सिंध की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम होती है। लेकिन मेरे ख्याल में जो नेशनल लीग्स हैं उसमें अब प्लेयर्स भी आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अब ये उस सेलेक्टर्स लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो जाहिर है उसको भी देखना चाहिए। बिल्कुल। और एक और चीज़ के थोड़ा सा मतलब, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, जाहिर है हम क्या कर सकते हैं इसमें। क्रिकेट से आगे भी दुनिया है,
और उस पर भी थोड़ा सा हमें फोकस कर लेना चाहिए। आई मीन हमारा पूरा दारोमदार जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है, एथलेटिक्स फॉर दैट मैटर, मैं एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, इवन थिंग्स लाइक चेस, हॉकी है, इवन हॉकी इज डाइंग, तो उसको भी वो देखना है। इफ्तिखार अहमद साहब हैं पेशावर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। सर जी मेरे साथ एक मसला हुआ है, मैं अच्छा खासा यानी मेरी अच्छी पोजीशन थी, मैं दुबई में रह चुका था, लेकिन दुबई से आके यहाँ जरा मेरे हालात खराब हो गए। ओके। फिर मैंने एक स्कूल का यानी घर का खर्चे चलाने के लिए कैरी डब्बा खरीद लिया था कि मैंने कहा चलो स्कूल के बच्चों को ले जाया करूंगा, मंथली मुझे कुछ मिलेगा। ओके। तो वो चोरी हो गया 16 जुलाई को। अच्छा। तो मैं किस किस के पास नहीं गया हूँ वो मुझे पता है, SSP पेशावर और DSP मलक हबीब और SP कोकब साहब, लेकिन थाने वालों ने मेरे साथ कोई तावन नहीं किया। पहले तो 2 महीने मुझे रोजनामचे पे टरकाया है कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर 2 महीने के बाद ऊपर से मैंने जरा फोन वोन कराए तो FIR कटी गई, फिर FIR पे भी अभी 4 महीने गुजर गए। और मेन मसला क्या है कि जी यहाँ पे बड़ी मार्केट थी, वहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की, वहाँ पे सबके पास कैमरे हैं, पुलिस वालों को मैं कह रहा था कि मेरे साथ चलें कि जरा फुटेज वगैरह हासिल करें, वो जा नहीं रहे थे। फिर मैंने अपने थ्रू पे 1-2 जानने वाले थे, उनसे मैंने फुटेज वगैरह ली, मैंने गाड़ी वगैरह दिखाई कि देखो ये लेके जा रहे, उसमें लेकिन चोर की तस्वीर साफ नहीं थी। ओके। लेकिन पुलिस वाले मेरे साथ जा नहीं रहे थे, कुछ 24-25 कैमरे लगे हुए थे, मैंने कहा हो सकता है किसी में उसकी तस्वीर साफ आ जाए, तो जा नहीं रहे। जब गए तो वो फुटेज पे डिलीट हो जाती हैं ऑटोमेटिक, वो कह रहे हैं दुकानदार वगैरह जिनमें उन्होंने कैमरे लगाए कि जी 5-6 दिन के बाद वो डिलीट हो जाती है, डिलीट कर दें। ये उनकी सुस्ती थी। ये 1 अगस्त को मेरे साथ फिर गए दुकानों पे जो चेक वगैरह कराया है जो कैमरे, तो उनके पास वो अवेलेबल नहीं थी उनकी फुटेज, और आज तक कुछ पता ही नहीं चला। और चौकीदार उसमें इन्वॉल्व था, चौकीदार को इन्होंने अरेस्ट किया, जेल चले गए, जेल से बाहर आ गया, लेकिन मुझे तो बराबरी तो नहीं हुई ना। मेरा जो घर का खर्चा है वो रुक गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं यानी यहाँ के एक मिनिस्टर है कामरान बंगश साहब, उसके पास भी गया हूँ, उन्होंने भी बस डायरेक्ट फोन किया थाने, ये नहीं कहा कि जी हमें बरामदी चाहिए। क्यों आज तक यानी 2-4 महीने हो गए, जिस तरह इमरान साहब कह रहे कि जी KPK की पुलिस इस तरह है और मैं पूरी पाकिस्तान की पुलिस इस तरह करना चाहता हूँ, ये भी गलती ना करें कि पूरी पाकिस्तान की पुलिस को वो कर दे। अच्छा इफ्तिखार भाई, आपकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं थी? नहीं सर, इंश्योर्ड नहीं थी सर। तो बहरहाल नहीं, लॉस तो है और पुलिस को भी करना चाहिए, लेकिन आपको भी अगर इंश्योरेंस करा लेते उसकी तो शायद वो आपका मसला उस लेवल पे हल हो जाता। पुलिस से तो आप नहीं ख्याल के हमारे कोई भी उम्मीद रखता है? नहीं, यहाँ पर कभी कभी जिसके साथ कुछ होता है ना, उसको तफ्तीशी ऑफिसर खुद ही बनना पड़ता है। हाँ, ये एक बदकिस्मती नहीं, लेकिन ये जैसे कह रहे हैं कि डिले हुआ और वो फुटेजेस तो वो बस अब ख़त्म हो गया इन बेचारों का। जब नहीं करना होता तो नहीं करना होता ना सर। भाई एक वक्फा ले लेते हैं न्यूज़ अपडेट्स के लिए, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और कामरान अली हैं नवाबशाह से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। मॉडर्न दौर की इजाद का फैजान है ये। कैसो लैला में नहीं अब कोई सहरा हाइल, वादे वसल में बस 2.5 रुपए लगते हैं, खैर से दोनों के जंबील में है मोबाइल। वाह क्या बात है। तो मॉडर्न इश्क आपने जो है वो मोबाइल कर दिया। हाँ कर दिया इजहार इश्क हमने टेलीफोन पर, लाख रुपए की बात थी 2 रुपए में हो गई। वाह जी वाह क्या बात। और सर व्हाट्सएप पे करते तो 2 मिनट भी नहीं, 2 रुपए भी नहीं देने पड़ते यार, क्या हो गया बॉस। हाँ सर असल में कैरियर जो है ना वो PTCL था, रेट बहुत ज्यादा है, बिल भी बहुत ज्यादा है, सर्विस बिल्कुल बेकार है। तो क्या कोई बात है कि गवर्नमेंट से एक इस्तदा है वजीर खजाना से कि वो एटलीस्ट फाइलर्स को जो है वो एग्जेम्पशन दें GST के अंदर, जो यूटिलिटी बिल्स के अंदर वो चार्ज कर रही है गवर्नमेंट। ओके ठीक है भाई, ये आपकी इस्तदा जो है वो पहुंच गई है। SMS मारता हूँ अभी असद उमर को। हाँ फैसल हसीन हैं मस्कत से। अस्सलाम वालेकुम फैसल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। पहले तो ये मैं बता दूं कि मेरा भी 6वां या 7वां मिनट है, मस्कत से वेट कर रहा हूँ, तो
जो पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो अभी एक हाई कोर्ट का एक जजमेंट या बात हो रही है जो अभी ये SBCA के बारे में जो जी सुप्रीम कोर्ट से जी, बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं जी, तो वो तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और मेरे ख्याल है अगर एग्जेजरेट नहीं हो तो तकरीबन 50 लाख से ज्यादा लोग इफेक्ट होंगे जो कि इन फ्लैट्स में रहते हैं, बिल्कुल, जिसके ऊपर जिनको जो है अभी तक लीज नहीं मिल पाई है या और प्रॉब्लम्स चल रही हैं जी। तो कैसे क्या करने चाह रहे हैं? मतलब 40 साल पुराना जब हमारी 25% आबादी थी कराची की, बिल्कुल सर, कोई माइग्रेशन नहीं थी, कुछ नहीं था, तो उसके बाद अब इतना मास बड़ा शहर हो गया है और ये सब चीजें तोड़ ताड़ के एक दूसरी बात एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी जो दुकानें गलियों में खुली हुई हैं जिससे सब फायदा उठाते हैं, ठीक है, या स्कूल्स जो कम आमदनी वाले लोग या जो भी हो, मतलब बच्चों को अपने भेजते हैं, छोटे स्कूल, बड़े स्कूल की बात नहीं कर रहा, उनको ठीक है आप शिफ्ट करें, सही है, वो कैसे रहेंगे यार? मतलब फिर क्या करेंगे? बच्चे मर जाएं, क्या करें? यानी गरीब लोग खत्म हो जाएं, क्या करें? फैसल साहब, मैं आपने मतलब मैं दिल की बात किया, कल हम इस पे ही बात कर रहे थे, तो मैं भी यही कह रहा था कि सर 40 साल पहले कराची की आबादी थी 50 लाख, अब करोड़ों में है। और आपकी कोई एग्जैजरेशन नहीं है, अगर मैं भी थोड़ा एग्जैजरेट करके बताऊं तो अगर पूरा अमल किया गया इस ऑर्डर पर तो 60% शहर को गिराना होगा, जो शायद मुमकिन ना नहीं, वो कहाँ मुमकिन है, कहीं से हो ही नहीं सकता यार। हमारे से एक एम्प्रेस मार्केट और सदर नहीं हजम हो रहा मेरी जान, और हम 60% शहर को गिरा देंगे। तो पॉइंट है कि मतलब एक कोर्ट से जब ऑर्डर आता है तो थोड़ी सी मतलब हकीकत को भी उसके अंदर घोल लेना चाहिए और देखना चाहिए कि हमने ऑर्डर तो दे दिया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। मेरे ख्याल में इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होगी कि रेगुलराइज करेंगे, उसके और तो कोई चारा नहीं है। चले बनीगाला वाला फार्मूला, बनीगाला वाला फॉर्मूला अप्लाई करें या बैरिया टाउन वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। पॉइंट है कि आप बुलडोजर तो नहीं फेर सकते ना यार। दूसरा ये कि जो आरजी हल बनाना है, जिस तरह मार्कीज वार्कीज हैं वो तो आप गिरा सकते हैं, लेकिन हाई राइजेस जो बनी हुई हैं जो 15-15 मंजिल, यार हाई राइजेस जो बनी हुई हैं, आई मीन जब आप यार मैं आपको बात बताऊं, आप जाके कुछ कराची के कुछ इलाके हैं, आप जाके वहां पे जमीन खरीदने की कोशिश करें, जमीन आपको मिल जाती है, डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल जाते हैं, बाद में आपको पता लगा कि 10 और लोग हैं उनके पास भी वही डॉक्यूमेंट है। तो अब मुझे बताए कि बंदा जाए वो महकमे के पास ही जाता है ना। अब मेरे पास कोई, अगर किसी के पास कोई इन्वेस्टिगेटिव टीम नहीं है कि वो जाके इसकी फोरेंसिक ऑडिट कराए, तो बंदा तो फंस गया ना बॉस। बिल्कुल तो इसका कसूर किस पे आता है? और ये मल्टीपल तो चलते हैं, मतलब मैं एक प्रॉपर्टी जानता हूँ 15 लोगों ने खरीदी हुई है बॉस, सबके पास ऑफिशियल ऑथेंटिक ठप्पे वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मुझे बताओ कि तुमने क्या बुलडोजर फेरना है, किस पे फेरोगे? उन अफसरानों पे फेरो, उनको लाइन में लगा, उनके ऊपर बुलडोजर फेरो जिन्होंने ये काम किया है। सही बात। और अच्छा अब ये करना होगा ना तो फिर आपकी 60% पाकिस्तान की आबादी पर भी आपको बुलडोजर फेरना होगा। सो देयर इज वन थिंग टू मेक एन ऑर्डर, इट इज अनदर थिंग टू थिंक इज दिस एन ऑर्डर दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। इस पर गौर करने की जरूरत है। शेख अशफाक पुरी हैं डेरा इस्माइल खान से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो अशफाक पुरी साहब, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। शेख अशफाक पुरी कर रहा हूँ जी सर। जी सर हुकुम। अर्ज ये है कि जी हम सितंबर 65 में अयूब खान के दौर में TNT में भर्ती हुए थे जी। 98 में मैंने रिटायरमेंट ली है जी। तो 2009 तक हमें जो है इजाफी पेंशन मिलती रही जी। 2009 के बाद आज तक हमें इजाफी पेंशन नहीं मिल रही। क्या हम दोबारा अयूब खान के पास जाएंगे? सर देखिए, ये इस पे पहले हमारे कॉलर नजीबुर रहमान साहब ने भी एग्जैक्टली यही बात की है कि वो केस जो है वो वहीं से ही जो है रुका हुआ है। कोर्ट में मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया था, फिर नहीं किया, फिर जाहिर है पेंशनर्स रिव्यू में गए और कंटेम्प्ट में गए। तो ये है कि अब उन्होंने ये कहा है कि सेनेट की एक कमेटी है जो इस मामले को देख रही है, तो उसको भी देख लेते हैं। जहाँ इतना इंतज़ार किया, अल्लाह करे कि नए चीफ जस्टिस साहब आकर के वो ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि PTCL के लॉयर अपेरेंटली खालिद अनवर नजीबुर रहमान साहब के मुताबिक वो एडजर्नमेंट पे थे, क्योंकि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो महीनों से अपीयर नहीं हो पाए हैं। तो ज़ाहिर है इसका भी सोल्यूशन होना चाहिए। खराब हुई होगी, हाँ जाहिर है। सलीम साहब हैं जाफराबाद बलोचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ख्वार साहब कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह करम सर। सर तकरीबन 1.5 साल पहले बलूचिस्तान में एक इलेक्टेड हुकूमत गिराई गई थी जी, आपको याद होगा बेहतर। बिल्कुल। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत जी, ठीक है।
क्योंकि वो हमारे जो है वो जो मोतबर इदारे हैं उनको पसंद नहीं आए, इस वजह से उनकी गवर्नमेंट गिराई गई कि वो मियाँ साहब के जो है वो बड़े खास बंदे। तो हालांकि उन्होंने जो इस बलूचिस्तान के लिए या इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, जैसे कि उनका बेटा शहीद हुआ था, शायद ये भी आपको पता हो, उनका भाई भी शहीद हुआ, उनका भांजा शहीद हुआ, इन सारी चीजों को इग्नोर करके सिर्फ ये कि हमें वो पसंद नहीं इसलिए हम इनको हटा रहे हैं, तो ये हम मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं सर? कि हम अगर ये पता लग जाए ना कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं तो प्लीज़ हमें भी बताइएगा, क्योंकि हमें भी यही बदकिस्मती ये होती है कि देखिए जी, जो इदारे अगर हुकूमत गिराना चाहते हैं तो कुछ सियासी जमातें जो है वो उनको असिस्ट करती हैं। अच्छा, जो हुकूमत गिरी थी वो बिल्कुल बाय द बुक गिरी है। हाँ बिल्कुल बुक गिरी है, बाय द बुक, लेकिन उसमें जाहिर है जिस तरह से हुआ था यहाँ से, हाँ पीपल्स पार्टी बाय द चेक बुक गिरी थी, बाय द बुक का मतलब ये है। क्या बात है, छंगा मंगा की हवा आ रही है यहाँ तो। और इसी खूबसूरत बात पर जी हम भी एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि इश्तिहार चलने हैं तो हमारी भी चेक बुक का मसला होता है ना सर। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। मोहम्मद सलीम साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश ये है कि अब इस पर जल्द से जल्द अमल दरामद कराएं, बिल्कुल, ताकि हमें मिल सके। हम तो तकरीबन, मैं तो 5 साल से, शायद आपको याद होगा, मैं जी बिल्कुल लगा हुआ हूँ इसी चीज पे कि भाई ये पेंशन बढ़े। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि भाई कुछ मेडिकल का मामला हम लोग के साथ हो जाए, जैसे मेडिकल हेल्थ कार्ड खैबर पख्तूनख्वा में दिए गए हैं, तो हम तो ऑलरेडी पेंशनर हैं और रिकॉर्डेड हैं, तो हम लोगों को भी ऐसा कार्ड बना के दिया जाए ताकि हम भी अपनी बीमारी का इलाज करा सकें। बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल इस पे हम देखेंगे और आपको बताएंगे भी कि अगर ये नेशनल लेवल पे रेप्लिकेट होगा, ऑल्दो हेल्थ क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो पीपल्स पार्टी से ही दरखास्त है कि वो हेल्थ कार्ड के ऊपर कुछ काम कर ले। बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है पीटीआई गवर्नमेंट का। नईम चावला साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। जनाब, मैंने आज ये करना था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर तो निकाल दिया कि 500 बिल्डिंग गिरा दें, मगर 1950 का उन्होंने प्लान मांग लिया, तो उनको ये चाहिए था कि उस प्लान के साथ उन अस्पताल के नाम और डेटा भी निकलवाते जो 1950 से आज तक उन सीटों पे कायम थे और जिनके ऑर्डरों से वो बिल्डिंगें बनी। खुद ब खुद तो कोई भी चीज, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। तो उनसे वो पैसे वसूल करें और वो फ्लैटों को तोड़ के उनको उनके पैसे दें जो वो मिलियंस कमा के यहाँ पे याशी कर रहे हैं ना, उनको पहले पकड़ना चाहिए। ये कसूरवार वो लोग नहीं है, कसूरवार वो लोग हैं जिनने वो ऑर्डर पास किए, जिन्होंने नाजायज कब्जे कराए और नाजायज नक्शे पास किए। बिल्कुल आज तक होगा, आज तक टू डे तक ये काम होगा, अभी भी केबीसी के अंदर होगा ये। नहीं, आपकी बात 100% सही है, लेकिन इसमें ताली भी 2 हाथ से नहीं बचती। नाजायज जो नक्शे वो पास कोई ना कोई तो करवाता है। बात कर रहा है ना जी, दोनों साइड पास किया है उनको आप पकड़ो। यार देखो, ये ऐसे है कि कत्ल होता है, आप बंदूक को गिरफ्तार कर लो, बंदूक चलाने वाले को गिरफ्तार ना करो। ये मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसी पे टॉपिक पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो अभी एक और मैसेज आया। अब जाहिर है कि मैं तस्दीक नहीं कर सकता कि ये सच है या नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी मेरा नाम आमिर है, मैं कराची से हूँ और जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ एक अस्पताल है, लेकिन वो रिहायशी प्लॉट पर बना हुआ है। ठीक है, और मेरे साथ कुछ 10 और लोग भी हैं जिनका कश्मीर से ताल्लुक है, और 3 दिन से जब से ये रिपोर्ट आई, फैसला आया है, ऑर्डर आया है, तो हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, कि कल ये हॉस्पिटल गिरा देंगे तो हमारा क्या बनेगा। बहरहाल पॉइंट है कि लोगों में पैनिक है, पैनिक है। और कैसे नहीं होगा सर? सही बात, कैसे नहीं होगा? 60% ये शहर गलत चीजों पे बना हुआ है यार। चलें भाई, सैयद नदीम अहमद हैं हमारे फाइनल कॉलर आज के कराची से ही। जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये ज़रार भाई को भी मेरा सलाम। वालेकुम सलाम सर। कराची यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल है आप ही के बैच का मैं होता था 79-80। ओके। मुस्तफैन काज़मी और ये किनके बैच में? वो मेरे ख्याल में सर वो सर खुदा खौफ करे सर, 79 में 6 साल का था यार। इतना काबिल नहीं हूँ 6 साल की उम्र में। वो वसत के बैच की आप बात कर रहे होंगे सर। 78-79। जी जी। अच्छा मोशी भाई, थोड़ा सा मैं एक हो सकता लंबी हो जाए, मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी और ये हमारे नेबर हैं प्रेसिडेंट अलवी साहब जी, उनको मैंने दी थी। एक्चुअली ये जो मोबाइल फोन पे जो बैन लगा है ना जी, और उस पर ड्यूटी लगी है, ये रिपोर्ट होता क्या था कि
KPA हैं हज़रात, वो यहाँ से जाते कम से कम 700 से 800 सिर्फ कराची से मूव करते हैं। सुबह जाते हैं EK 601 से एमिरेट से जी, और दोपहर में या शाम में आ जाते हैं 603 जी। अच्छा, और ये $10,000 ईच KPA लेके जाता है। ओके। और 400 मोबाइल, LED, उसकी एसेसरीज और बहुत सारी चीजें लेके आता है। बिल्कुल। अच्छा, होता क्या है वो आपको पता है कैसे जाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, 2015 में गवर्नमेंट ने रिव्यू की थी जी, फॉरेन करेंसी कैरिंग लिमिट एग्जैक्टली पर पैसेंजर। ये 60,000 उन्होंने एडल्ट की रख दी थी साल में और 30,000 चाइल्ड की। ठीक है। अच्छा, हुआ क्या कि अब इसको कोई देखता नहीं है। हर खेपिया हर विजिट पे 10,000 लेके जा रहा है और वो माशाल्लाह आपको पता है किसकी कनेवेंस है, जाहिर है। और वापसी में उनकी शिफ्टों से अंडरस्टैंडिंग होती है। 400 मोबाइल और LED और सारी एसेसरीज आ रही है विदाउट एनी ड्यूटी, कोई कस्टम नहीं लगता उस पर, कोई टैक्स नहीं है। हाँ, ग्रीन चैनल से गुजार लेते होंगे। जी जी जी। पूरे पाकिस्तान में हजारों दुकानें और हर दुकान पे 4-4, 5-5 लोग बैठे और सब कमा रहे। सही बात। गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता। अच्छा, फिर मैंने रिपोर्ट जमा की तो मैंने देखा कि 8 एयरपोर्ट से एमिरेट्स जा रही है। वीकली हर एयरपोर्ट से 6 से 8 फ्लाइटें हैं। ऑल टुगेदर जब मैंने जमा किया तो 350 से 800 के करीब दुबई फ्लाइटें जाती हैं वीकली पाकिस्तान से, पाकिस्तान के एयरपोर्ट से। क्योंकि मैं रीजनल हेड भी रहा हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग में PIA में, रिटायर हुआ 2008 ये 2018 में। ओके। जब मैंने इस पे फर्दर रिसर्च की, पूरा डेटा कलेक्ट किया, तो ये तो मिलियंस ऑफ डॉलर आपके वीकली जा रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं। फिर वो मैंने पूरी डिटेल लेके अलवी साहब को जमा कराई, क्योंकि हमारे नेबर भी हैं मोहम्मद अली साकिब, बेचारों ने फौरन दूसरे दिन एक्शन इस पे करवाया और ये बैन लगा इस पे। अब इस पे अब ड्यूटी देनी पड़ेगी लोगों को अगर। अच्छा, फिर मैंने सजेशन में लिखे, देखिए जब आपको बोर्डिंग कार्ड मिलता है और जब FIA आपकी तस्वीर खींचता है जब आप पाकिस्तान जा रहे होते हैं, उसी वक्त मैंने सजेशन दिए कि नादरा का हमारा CNIC नंबर डाले। सही बात है। उसमें पूरा सिंक्रोनाइज होना चाहिए। बिल्कुल। मैं कितने डॉलर लेके जा रहा हूँ। सही बात। ठीक है। और मेरे 6 विजिट कंप्लीट हो गए थे, मेरे 60,000 पर एनम मेरे कंप्लीट हो गया। ये पूरा सिस्टम इनको वो करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा और फिर कस्टम FIA सबको इंसेंटिव भी दे कि ये पकड़े। और बिल्कुल सही बात है। लेकिन आई वांट टू अप्रिशिएट नदीम साहब कि आपने बाकायदा रिसर्च करके और दिया इनको, और उसमें उस पे बहरहाल एक्शन तो हुआ ना यार। इलीगल यार कौन सी रिसर्च है इनकी जो उससे मतलब मुझे 1979 के बैच में डाल दिया है? नहीं वो यार वो तो मैंने तो इनकी कोई बात सुनी ही नहीं, मैं वहीं फंसा हुआ हूँ। वो सर यही कहीं होलोग्राम पे तो नहीं है। मैं अपने बाल रंग रहा हूँ, बहुत हो गया, मतलब मैं इतना उम्र नहीं है मेरी जितने लोग समझते हैं। चले बस, चलो फिर यार निकलते। मैं ऐसे करते हैं मेरा ख्याल है। चलिए जनाब, आज के लिए इतना ही। अब कल दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।